मुझे पता है तुम्हारी एनएलसैट 2026 प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। इसी के लिए आज मैं इस वीडियो को लेके आया हूं जहां पे मैं तुम्हें बताने वाला हूं तुम्हें अपनी प्रेपरेशन को ऑडिट किस तरह से करना चाहिए कि तुम यहां से अपनी प्रेपरेशन को ओवरऑल जंप करा सको इन स्कोर। प्लस तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आ सके कि तुम सच में एनएलएसआईयू बैंगलोर जा सकते हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो जब हम लोग प्रेपरेशन ऑडिट की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए दैट इज द बेसलाइन टेस्ट। अब बेसलाइन टेस्ट का मीनिंग क्या होता है? तो बेसलाइन टेस्ट बहुत ही सिंपल सा एक टेस्ट है जो तुम्हें देना होगा। इसके अंदर तीन चार स्टेप्स हैं जो तुम्हें सारे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सो इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज टेकिंग मॉक्स। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली है जहां पे दो मॉक टेस्ट हैं। उन दोनों मॉक टेस्ट को जाओ और उन दोनों को अच्छे से अटेम्प्ट करो थ्रू एंड थ्रू। उन दोनों को इस तरह से अटेम्प्ट करना जिस तरह से तुम रियल एनएलसैट एग्जाम दे रहे हो। उन दोनों ही पेपर्स में एक छोटा सा डिफरेंस है। बहुत मेजर डिफरेंस तुम्हें पार्ट ए में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पार्ट बी में तुम्हें कुछ मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा इन दोनों मॉक्स में। इसमें जो पार्ट बी होगा एक में रूल्स वाले क्वेश्चन होंगे और एक में विदाउट रूल्स वाले क्वेश्चन होंगे। तो अब जब हम लोग रूल्स एंड विदाउट रूल्स वाले क्वेश्चन करते हैं ना तो हमारी इंटेंट एंड अप्रोच बहुत ज्यादा बदल जाती है और हम अपने आप को कन्फाइंड नहीं रख पाते हैं जहां पे रूल्स नहीं होते हैं, क्योंकि जब रूल्स लिखे होते हैं तो उस पॉइंट पे हम लोग बहुत ही कन्फाइंड मैनर में सोचते हैं और हम लोग आंसर को थोड़ा सा बेहतर फ्रेम कर पाते हैं। इसलिए दोनों ही टेस्ट को तुमको देना है रियल एनएलसैट लाइक सिचुएशन में देना है। एकदम फुल प्रेशर के साथ दो कि तुम्हारा रियल एग्जाम हो रहा है। कोशिश करो कि तुम बेस्ट पॉसिबल मार्क्स स्कोर कर सको। देखो, स्कोर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, लेकिन तुम्हें कोशिश यही करनी चाहिए कि तुम्हारे बेस्ट पॉसिबल मार्क्स आ रहे हैं। अब इसके बाद थर्ड स्टेप आता है इसी बेसलाइन टेस्ट में कि तुम्हें तीन मैट्रिक्स को रिकॉर्ड करना होगा। अब ये जो तीनों मैट्रिक्स हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं क्विकली, और तुम्हें इन तीनों को रिकॉर्ड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मैट्रिक इज योर स्कोर। जो भी तुम्हारा स्कोर आ रहा है पार्ट ए एंड पार्ट बी में। पार्ट बी को चेक कैसे करोगे ये भी बता देता हूँ। 75 मार्क्स का जो पार्ट ए आता है उसको तो इजीली चेक कर लोगे। पार्ट बी का मैंने एक हिंट आंसर दे दिया है। उस हिंट आंसर के बेसिस पे तुम खुद को कितने मार्क्स दोगे इस चीज को से फिगर आउट कर लो। क्या तुम्हारे जो आइडियाज हैं वही सेम आइडियाज जो मैंने एक हिंट आंसर डाला है उसमें भी हैं? क्या वो एक दूसरे का रेप्लिका दिख रहे हैं या एक दूसरे से पोल्स अपार्ट दिख रहे हैं? इस चीज को फिगर आउट करने की कोशिश करो और उस बेसिस पे खुद को मार्क्स दे दो। मुझे पता है तुम खुद को सही जज कर लोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि एनएलसैट का एग्जाम किस तरह का आता है। तो फर्स्ट मैट्रिक तो हम लोग ने स्कोर को रिकॉर्ड कर लिया। सेकंड मैट्रिक आपको रिकॉर्ड करना होगा आपकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मोस्टली पार्ट ए के बेसिस पे ही रिकॉर्ड की जा सकती है। पार्ट बी में एक्यूरेसी को इस तरह से देखना कि अब इसके बाद थर्ड मैट्रिक आता है दैट इज स्पीड एंड कंसिस्टेंसी। अब यहां पे कंसिस्टेंसी से मैं मीन कर रहा हूं कि जो तुमने पार्ट बी में आंसर लिखा था वो आंसर मेरे आंसर से कितना सिमिलर है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी में हम लोग पार्ट बी को चेक नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, तुमको कंसिस्टेंसी के अंदर ही अपने एनर्जी लेवल को भी टेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत डिफरेंट होता है। जब हम लोग मिडिल ऑफ द एग्जाम होते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत डिफरेंट होता है, और एंड ऑफ द एग्जाम हमारा एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा चेंज हो चुका होता है। तो इस यहाँ पे ध्यान रखना तुम्हारा क्या एनर्जी लेवल है हर मिनट पे। ठीक है, इसके बाद अगली चीज आती है स्पीड। स्पीड इज कि तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा कुछ पेपर छूट जा रहा है या तुमको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है या तुम रीड नहीं कर पा रहे हो, या जब रीड कर रहे हो तो कोई चीज ऑटोमेटिकली स्किप हो जा रही है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, उन चीजों को कंप्लीटली अवॉइड करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे हमने तीन मैट्रिक्स को रिकॉर्ड किया है। अब ये जो फर्स्ट स्टेप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप को अगर नहीं लोगे और जो मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं उनको नहीं दोगे तो तुम बहुत बड़े लॉस पे हो, ये मान के चलना। अब इसको फॉलो करने के बाद ही हम लोग मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप इज द ऑडिट फ्रेमवर्क। ऑडिट फ्रेमवर्क में तुमको जो सबसे पहली चीज करनी चाहिए, वन ही लिख देता हूं इजियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज करनी चाहिए ये होना चाहिए कि तुम्हारी क्या सेक्शनल एक्यूरेसी है। क्योंकि बहुत ज्यादा कम बात की जाती है सेक्शनल एक्यूरेसी की, और जब सेक्शनल एक्यूरेसी की बात की जाती है तो उसको पार्ट ए एंड पार्ट बी के टर्म्स में देखा जाता है, विच इज वेरी रॉन्ग।
जब हम लोग सेक्शनल एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो हम लोग पहले बात करेंगे पार्ट ए की। पार्ट ए में हम लोग को तीन तरह के टॉपिक्स आते हैं। फर्स्ट इज सीआर, सेकंड इज इंग्लिश एंड थर्ड इज जीके। एक ही पैसेज के अंदर तीनों तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तुमने शायद सैम्पल पेपर भी देखा होगा और तुमने मेरा मॉक दिया है तो तुमको समझ आ ही जाएगा। अब इसके बाद हर एक सेक्शन को टेस्ट करने की कोशिश करो कि क्या तुम्हारी एक्यूरेसी का लेवल है, तुमको कितना समझ आ रहा है, तुमको कितना समझ नहीं आ रहा है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो जिससे तुमको नेगेटिव मार्किंग मिल रही है। तो हमको दोनों चीजों को रिकॉर्ड करना चाहिए, कितने गलत हुए प्लस कितने नॉन अटेम्प्टेड हैं, क्योंकि अटेम्प्ट करना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक इज कितने सही हो रहे हैं। तो इससे एक ओवरऑल डेटा आ जाता है हमारे पास, जिस डेटा पॉइंट को हम लोग यहाँ पे फर्दर अप्लाई करेंगे। तो अब हमको, जब हम लोग इस सेक्शनल एक्यूरेसी को पार्ट ए में निकालेंगे तो हम लोग को दूसरी चीज पता चलती है, विच इज कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है एंड हमारी वीकनेस क्या है। और अब हमारी जो पूरी प्रेपरेशन होनी चाहिए वो बेस्ड होनी चाहिए ऑन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कई बार क्या होता है, हम लोग अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को अच्छी तरह से फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। हमको एंड डे तक ये पता ही नहीं होता है कि मैं किन चीजों में अच्छा हूं और किन चीजों में अच्छा नहीं हूं। ये इस पे बेस्ड नहीं होता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, ये इस पे बेस्ड होता है मैं किस में स्कोर अच्छा कर पा रहा हूँ। हो सकता है तुमको जीके बहुत अच्छा लगता हो, तुमको पढ़ना अच्छा लगता हो, तुमको समझ में आ रहा हो, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो तुमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। तो ये एक प्रॉब्लम है। उस सिचुएशन में जीके जो है वो तुम्हारे वीकनेस में आएगा, वो तुम्हारे स्ट्रेंथ में नहीं आ सकता। लेकिन तुम सीआर को अच्छा कर ले रहे हो, सीआर को समझ पा रहे हो, सीआर समझ पा रहे हो तो सीआर इज योर स्ट्रेंथ। इंग्लिश नहीं कर पा रहे हो, इंग्लिश में वोकैबलरी में वर्ड्स में कहीं ना कहीं फंस रहे हो, इट इज योर वीकनेस। अब इस चीज को इंप्रूव करने के लिए हम लोग आएंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज फोकस ऑन accuracy ओवर अटेम्प्ट रेट। अटेम्प्ट रेट या फिर हम लोग उसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं स्पीड। तो जब तुमको चांस दिया जाएगा चूज करने का कि ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या फिर तुमको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, तो हमेशा ध्यान रखो एनएलसैट में एक्यूरेसी पे फोकस करो ओवर स्पीड। क्योंकि जब तुम इन एक्यूरेटली बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर जाओगे तो तुमको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। वही नेगेटिव मार्किंग तुमको उन क्वेश्चंस को छोड़ने पे भी मिलेगी। तो क्या बेहतर है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूं लेकिन सही आंसर तो मार्क करूं। तो यहां पे तुम ज्यादा स्कोर कर पाओगे ऑटोमेटिकली। आई बिलीव तुमको ये बात समझ आ रही होगी कि ज्यादा क्वेश्चन गलत करने से ज्यादा बेहतर है कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए उनको सही अटेम्प्ट करो। तो ओवरऑल जब तुम मैथ्स देखोगे इसके पीछे का तो तुमको मैथ्स में समझ आएगा कि तुम्हारा जो टोटल स्कोर आ रहा है वो ग्रेटर आएगा। और एक और बात को याद रखना जो काफी काम की बात है, कि जब हम लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम लोग पहले किस चीज को लर्न करते हैं, हम लोग पहले लर्न करते हैं कि हमें गाड़ी को बैलेंस करना है, उसके बाद हम लोग उसकी स्पीड बढ़ाते हैं और उसको तेजी से चलाते हैं। सेम यहाँ पे भी अप्लाई करने की कोशिश करो। एक बार एक्यूरेसी गेम में एस कर लो, इसको जैसे ही एस करोगे स्पीड का गेम अपने आप तुम्हारा बेहतर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भी सोच सकते हो कि तुम्हारा प्रायोरिटी वन क्या है। तो प्रायोरिटी वन इज एक्यूरेसी, प्रायोरिटी टू इज स्पीड, और इसका रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट इज बेटर स्कोर। अब इसी तरह से यहां पे हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि हम लोग की पार्ट बी में क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अब ये जो पूरी प्रॉब्लम है ये टॉपिक्स पे बेस्ड होती है कि आपका कितना नोन है वो टॉपिक। ठीक है, तो जो भी टॉपिक्स तुमको क्वेश्चन में दिख रहे हैं, जिन क्वेश्चंस को तुम सॉल्व कर रहे हो, तो कोशिश करो उन टॉपिक्स के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करने की। जैसे ही उनके बारे में तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए वो टॉपिक लाइफ टाइम के लिए सॉर्ट हो जाएगा। इस तरह से तुम्हारा ओवरऑल परव्यू ऑफ टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और तुम टॉपिक को इंटरकनेक्ट भी कर पाओगे। कई बार हो सकता है तुमको उस टॉपिक के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन तुम एक दूसरे टॉपिक के नॉलेज को यहाँ पे लिख पाओगे, उसको अप्लाई कर पाओगे और बहुत अच्छे से डिफेंड कर पाओगे। तो यहाँ पे जब भी हम लोग को कोई टॉपिक अनफेमिलियर लगता है या फिर कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो थोड़ा सा ऑफ है या मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे
पढ़ने पे फोकस करो। यहाँ पे रीडिंग गेम बहुत ज्यादा इंप्रूव करनी होगी तुम्हें। सेम इसी पार्ट ए के लॉजिक को अगर हम लोग पार्ट बी पे अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हमारी ओवरऑल एक्यूरेसी बढ़े, हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंप्रूव होते जाए, तो जो वीकर सब्जेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होंगे। तो आपके जो स्कोर है वो बेटर होगा, आंसर राइट करने के थॉट्स बढ़ जाएंगे। अब तुम अगला सवाल पूछ सकते हो पार्ट बी के लिए कहाँ से पढ़ें टॉपिक्स को। तो मैं तो तुम्हें बहुत सिंपल सा तरीका बताना चाहूंगा कि बेसिक गूगल करो, और गूगल पे 4-5 साइट्स से जाके उसको रीड कर लो। अब जैसे कुछ कॉमन साइट्स में तुम्हें बताता हूँ, जैसे कोई भी अगर एक इशू है जो नेशनल लेवल का इशू है, कोशिश करो द हिंदू से रीड कर लो। द हिंदू का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सारे के सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं। या फिर इंडियन एक्सप्रेस से कर सकते हो, न्यूज़पेपर पे जाना है, या फिर एऑन एसेज पे जाके रीड कर सकते हो। और वर्स्ट केस सिनेरियो में तुम जा सकते हो दृष्टि आईएएस पे, और उसको रीड कर सकते हो अगर वो कुछ थोड़ा सा जीके इश टाइप का टॉपिक है तो। इससे क्या होगा, तुम्हारी कुछ ना कुछ ओपिनियन फॉर्म हो जाएगी। और एक लास्ट ऑप्शन होता है कि अदर वेबसाइट्स पे जाओ और बेसिक किसी ने भी कोई भी आर्टिकल लिखा है तो उन आर्टिकल्स को रीड कर सकते हो। अब जो अदर वेबसाइट्स हैं उनमें दो वेबसाइट्स को तुम टॉप पे प्रेफर कर सकते हो फॉर रीडिंग आर्टिकल्स, स्पेसिफिकली द लीगल आर्टिकल्स। फर्स्ट इज लाइव लॉ, एक बेसिक आइडिया आ जाएगा तुमको, एंड सेकंड इज बार एंड बेंच। लेकिन ये हम लोग अपनी नॉलेज के परव्यू को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे हमको टॉपिक्स का आइडिया नहीं था। लेकिन जहां पे टॉपिक्स का आइडिया है वहां पे की वर्ड्स पे फोकस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि वर्ड्स को पकड़ के हम आंसर को कर पाए। सही कर रही हूँ मैं? अब इसके बाद फोर्थ स्टेप आता है कि तुम्हें प्लान करना होगा कि किस चीज को तुम्हें कितना टाइम डिवोट करना है। और इसको हम लोग बोलते हैं टॉपिक वाइज स्ट्रेंथ मैपिंग। टॉपिक वाइज स्ट्रेंथ मैपिंग का मतलब ये होता है कि आपके कौन से टॉपिक्स स्ट्रेंथ हैं ऑलरेडी, और कौन से टॉपिक्स आपके वीकनेस हैं। अभी जो वीकर वाली चीजें हैं इनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अब इनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कैसे कोशिश करोगे? तो आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या होना चाहिए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में? तो योर प्रायोरिटी वन शुड बी वीकनेस, कि तुमको वीकनेस को पहले फॉलो करना है, क्योंकि अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है फॉर एन एलसैट एग्जाम। तो वीकनेस पे फोकस करके वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करनी है। अब जब हम लोग वीकनेस की बात कर रहे हैं, तो वीकनेस वाले टॉपिक्स के लिए हर एक टॉपिक को निकालो। फॉर एग्जांपल सीआर तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो सीआर को ओवरऑल देखने की कोशिश करो, उसमें क्या क्या चीजें तुम्हें समझ नहीं आ रही हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है। उन सारे बेसिक्स को रीड करने की कोशिश करो, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। और इसके लिए कुछ ना कुछ टाइम डेडिकेट कर दो एवरीडे बेसिस पे, कि मैं इतना टाइम डेडिकेट करके इस चीज को सॉल्व कर लूंगा, अपने लाइफ की या एनएलसैट प्रेप की एक प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर दूंगा। और इस तरह से तुम ये भी फिगर आउट कर पाओगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारी पढ़ाई के लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि हम लोग इस चीज को कई बार फिगर नहीं कर पाते हैं कि इंपॉर्टेंस किस चीज की है। तो यहाँ पे जब वीकनेसेस हमारे सामने होंगी तो हमको पता होगा कि इन पर्टिकुलर चीजों की ज्यादा इंपॉर्टेंस है और किन चीजों की थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस है। स्ट्रेंथ पे आप हमेशा ज्यादा अच्छा स्कोर करते हो इन कंपैरिजन टू वीकनेस, लेकिन अगर वीकनेस के कुछ टॉपिक स्ट्रेंथ बन जाते हैं तो सोच के देखो, ज्यादा एरिया होगा फाइट करने का और ज्यादा मार्क्स लाने का। अब इसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, कुछ रियलिस्टिक टारगेट्स को सेट करो जिनको अचीव करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब ये टारगेट्स किस तरह से होने चाहिए? जैसे फर्स्ट टारगेट तुम्हारा हो सकता है कि मैं पर वीक एक मॉक टेस्ट दूंगा, 1 मॉक पर वीक दूंगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा सेकंड टारगेट हो सकता है कि उस मॉक की मैं उसी वीक के अंदर एनालिसिस करूंगा।
उस वीक में जो भी मतलब मैंने पार्ट बी में उस मॉक के अंदर जो भी मैंने पार्ट बी का क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसके आंसर को मैं दोबारा रीराइट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो रीराइटिंग करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो मार्क्स को इम्प्रूव करवाता है, आपकी थॉट प्रोसेस को और ज़्यादा ब्रॉडर कर देता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। अब इसके बाद आपका अगला टारगेट हो सकता है अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना, क्योंकि जैसे मैंने बताया ऊपर की एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब मान लो करेंटली आपकी एक्यूरेसी 40% है, तो अब प्लान करो इस एक्यूरेसी को मैं इम्प्रूव करके 60% पे लेके जाऊंगा। अब इसके लिए एक डेडलाइन को सेट कर लो, फॉर एग्जाम्पल 15 डेज की, नेक्स्ट 15 डेज का मेरा एक टारगेट है कि मुझे अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है एंड 40 to 60% लेके जाना है। सो पूरी प्रेपरेशन को इस तरह से प्लान करो और इसी तरह से सोचने की कोशिश करो, तब तुम एनएलसैट 2026 को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। अदरवाइज क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एनएलसैट ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनता जा रहा है, बहुत सारे नए बच्चे आते जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार। बहुत सारे इस तरह के एस्पिरेंट्स आ रहे हैं जो 28 29 30 हैं, जिनका जो जॉब कर चुके हैं, जिनका वर्ल्ड व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो पार्ट बी के आंसर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लिख सकते हैं। तो आपका इस तरह के लोगों से कंपटीशन है। तो यहाँ पे जीतने के लिए जो चीज़ें मैंने बताई इनको फॉलो करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और बाकी किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप मुझे रीच कर सकते हो ऑन माय नंबर। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है।